राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत में हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट को लेकर दलों में खासा डर देखा जा रहा है, खासकर कांग्रेस में। शायद यही कारण है कि पार्टी ने अपने सभी विधायकों को चुनाव से 3 दिन पहले ही चंडीगढ़ से बाहर शिफ्ट कर दिया है। हालांकि पार्टी नेता विधायकों की ट्रेनिंग की बात कह रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में पहले के इतिहास को देखते हुए कांग्रेस इस बार अलर्ट मोड में है। कांग्रेस विधायकों को पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बुलाया गया, जहां विधायकों को लंच दिया गया। लंच के बाद मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में सभी विधायकों से राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। वहीं मीटिंग के बाद जैसे पहले से कयास लगाए जा रहे थे, वैसा ही हुआ। कांग्रेस के सभी विधायकों को बसों के जरिए चंडीगढ़ से बाहर भेज दिया गया। विधायक कहां गए हैं अभी साफ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कहना है कि विधायक कहां गए हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही हुड्डा ने यह भी कहा कि चुनाव के लिए कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। 37 के 37 विधायक कांग्रेस पार्टी जो प्रत्याशी है उसी को वोट करेंगे। एक प्रत्याशी बीजेपी से है और दूसरा विधायक कांग्रेस से है। ऐसे में दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों की ही जीत होगी। कांग्रेस विधायकों के बाहर जाने से सियासी गलियारों में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आखिर कांग्रेस विधायकों को चुनाव से पहले बाहर भेजने के क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस को चुनाव में क्रॉस वोट का डर सता रहा है? आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेताओं की ये प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीटिंग से बाहर निकलते हुए विधायक नजर आ रहे हैं। ये मीटिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हुई। उसके बाद विधायकों का जमावड़ा आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीरों में। तीसरी तस्वीर जहां विधायकों का जो सामान है वो ट्रैवलर बसों में शिफ्ट किया जा रहा है और फिर चंडीगढ़ से जो विधायक हैं वो रवाना हुए हैं। तो मीटिंग से बाहर निकले हैं विधायक। ये कहा जा रहा है कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, लेकिन उसके बाद फिर ये कहा गया कि सभी विधायक घूमने के लिए गए हैं। क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का जो डर है वो नजर आ रहा है कांग्रेस में कि कहीं उनके वोट बैंक पे कोई सेंधमारी ना हो जाए। तो 37 के 37 विधायक इस वक्त कहां गए हैं, इन चीजों को लेकर भी जो स्थिति है वो भी फिलहाल साफ नहीं हुई है। तो कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट करने की वजह क्या है, सबसे बड़ा सवाल। सभी विधायकों को ज्ञान है इस बात का कैसे वोट डालना है, इसलिए किसी प्रकार कोई गलती की संभावना नहीं है। नहीं, वो तो मीटिंग में ही है। आज भी बोल दिया गया था, दोबारा 16 तक सब जानकारी होगी सब लोगों को। हाँ, आज भी आए थे, जब भी 37 विधायक रहेंगे। जाना इसलिए पड़ रहा है कि आप जैसे लोग जो कोई हम घर में बैठे हैं, हमारे सारे दोस्त मित्र हैं दूसरी पार्टियों में, किसी एक के घर में आ जाएंगे तो एक चर्चा चल जाएगी उसके घर में, आज फलाना आदमी आ गया, उसमें आ गया। तो ये चर्चाओं को विराम करने के लिए देखिए ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे हैं। और क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव है वो टेक्निकल चुनाव होता है और टेक्निकली इश्यूज काफ़ी राज्यसभा के चुनाव में होते हैं, तो उन चीज़ों को सबको समझने के लिए कैसे चुनाव में वोट डाला जाता है। क्योंकि कांग्रेस में 50% से ज़्यादा पहली बार विधायक चुने गए हैं मेरे जैसे, तो अभी तक राज्यसभा में वोट डालने का अनुभव है नहीं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे प्रभारी आदरणीय बीके हरिप्रसाद जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने ये फैसला किया है कि ट्रेनिंग सेशन के लिए 37 के 37 लोग, क्योंकि दिन में 2 से 3 बार 4 बार क्योंकि ट्रेनिंग होगी तो सबको इकट्ठा रहना जरूरी है। और आज हालात ऐसे बने हुए, बीजेपी जिस तरीके से नंबर हमारे पास है, कांग्रेस के पास नंबर है, नंबर बीजेपी के पास है, उसके बावजूद जहाँ केवल 2 MP बनने हैं वहाँ बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को उतार के लेके आई है। तो उनकी नीयत में खोट है और धनबल की राजनीति, बीजेपी धनबल की राजनीति से चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के 37 के 37 विधायक बड़ी मजबूती से करमबीर बोस जी को वोट देंगे। और करमबीर बोस जी, एक जो पार्टी ने एक डिसीजन लिया, एक दलित परिवार, देखिए कांग्रेस ने, माननीय राहुल गांधी जी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक मैसेज दिया है कि राज्यसभा का जो चुनाव, एक देश में धारणा बनी हुई है कि कोई धनाढ्य व्यक्ति राज्यसभा में जा सकता है,
उस धारणा को तोड़ते हुए माननीय राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक ऐसे उम्मीदवार को दिया जो एक आम घर से हैं और जो एक दलित परिवार से हैं। कोई सोच भी नहीं सकता इस समय एक गरीब और दलित व्यक्ति राज्यसभा में जाए। तो आज पार्टी के 37 के 37 विधायक और पूरी हरियाणा की जनता चाहती है कि करमबीर बोध राज्यसभा जाएं, क्योंकि वो एक दलित परिवार से, एक आम परिवार से हैं। ट्रेनिंग सेशन है, मुझे इस बात की जानकारी है, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। जहां भी ट्रेनिंग सेशन होगा वहीं सारे विधायक इकट्ठे होकर के ट्रेनिंग लेने का काम करेंगे। ट्रेनिंग सेशन है, जगह की मुझे आइडिया नहीं है, और जहां पार्टी के सीनियर लोग जा रहे हैं हम तो नौजवान पीछे पीछे जाएंगे। हमने तो पहले भी बोला है, हम तो बोल रहे हैं आपको लगता है हमारे 37 वोट आने, हम तो अब 38 लेकर दिखाएंगे आपको। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक साथ रही है, आगे भी एक साथ ही रहेगी। कभी तो हम सारे के सारों को साथ, तो विधानसभा में तो हमें के सिवा हम सोच रहे हैं और भी थोड़ा सम बिता लेंगे, इसलिए हम और हमारी तो कोशिश चल रही है 37 का 38 बनाने के लिए, तो हमें उसके लिए भी आप समय दे दीजिए थोड़ा सा। कैंडिडेट इतने ज्यादा वोट से जीतेगा, आपको भी रह जाएगा, तो ये क्या हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको, खुद ही 3 दिन में पता चल जाएगा रिजल्ट क्या होने वाला है। 16 तारीख को 2 बजे सेशन है और उससे पहले चुनाव है। उस दौरान में वो 16 तारीख को सब वोट डालेंगे और सेशन अटेंड करेंगे। कौन कर रहा है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स? मैंने कहा मेरे को मालूम नहीं कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, तो क्या किसको? सर, आपके प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, आपको जानकारी नहीं है? मेरे को क्या पता, मेरे से पूछ के गए क्या? ये तुमने उनसे पूछा होता, मेरे को क्या पता, जाके पूछाओ। ट्रेनिंग तो याद दे दी थी मैंने, ट्रेनिंग तो लेके गए हैं। किससे डर? बीजेपी वालों से बता रहा हूँ, वो क्यों डर रहे हैं? 14 तारीख सारे विधायकों को यहाँ बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं भाई? कोई नहीं, बता दिया 37 MLA, 37 के 37 ने 100% कांग्रेस को वोट देगी। कोई डर, मेरे को जरूरी नहीं है जानकारी, मेरे को ये जानकारी है। मैंने ये कहा भाई 16 तारीख को वोट डाल देना। दो आदमी को मिली है, ऐसा कोई पोलिंग एजेंट होते हैं, कुछ काउंटिंग हो जाते हैं, एक AICC तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्टी की तरफ से, वो मैं और हमारे इंचार्ज हरिप्रसाद जी है। 2 बजे है सेशन, गिनती तो शाम को होगी ना। इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, वोट मांगने का सबको अधिकार है, तो किसी से मांगे। मेरे से पूछ के नहीं गया ना, मेरे को मालूम है, अपनी मर्जी से कहाँ जाए। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग होती है, मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल की 37 वोट, 37 की 37 मिली। तो ये मालूम है, यहाँ जाके मैंने उनकी छुट्टी कर दी, कहीं जाओ कहीं घूमो, 16 तारीख को यहाँ के वोट डालो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा भाई मॉक ड्रिल करा दी, और मैंने कहा 16 तारीख को सेशन है और इलेक्शन है, आके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दो। हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा है, जुझारू है, जनहित की लड़ाई लड़ने वाला है। तो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि वो कौन से 3 उम्मीदवार हैं जो इस वक्त राज्यसभा के चुनावी मैदान में हैं। संजय भाटिया बीजेपी की तरफ से है, कर्मवीर बौद्ध कांग्रेस की तरफ से हैं और सतीश नांदल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वो 3 प्रत्याशी हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। तीनों ही प्रत्याशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजय भाटिया बीजेपी से, कर्मवीर बौद्ध कांग्रेस से और सतीश नांदल निर्दलीय। तो चलिए अब इस बेहद ही खास विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, एक एक करके पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। वैशाली जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नितिन सिंगला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी बहुत स्वागत आपका। रजत पंजेटा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है इनेलो पार्टी से। पंजेटा साहब बहुत स्वागत आपका। और अजीत मंदोला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अजीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजीत जी मैं आपसे ही चूंकि शुरुआत करूंगी, आप इस विषय को लगातार देख रहे हैं, परख रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव है, 16 तारीख को वोटिंग होनी है और आज हुड्डा साहब के घर से 37 विधायकों की रवानगी हो गई है किसी दूसरे राज्य में। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या इसके मायने निकाले जाएं? कहा यह जा रहा है, कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, कई तरह के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जसी पेटवार कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ एक ट्रेनिंग पीरियड के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि जो वोटिंग प्रोसीजर होता है वो थोड़ा अलग होता है। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं कि उन्हें तो सिर्फ घूमने के लिए भेजा गया है। क्या इसके मायने निकाला जाए? देखो, ये चुनाव जो राज्यसभा का होने जा रहा है 16 तारीख को हुआ, ये बड़ा अहम चुनाव हो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए। साफ का सवाल है सर जी।
कांग्रेस ने पिछले 2-3 चुनाव अगर आप देखेंगे, हिमाचल का चुनाव हुआ था, क्रॉस वोटिंग हुई थी, हरियाणा में 2-2 बार क्रॉस वोटिंग हुई है, बहुमत के बावजूद भी कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं जिता पाई। हरियाणा का चुनाव सबको पता है और हिमाचल प्रदेश का चुनाव सबको पता है। हिमाचल में इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं करा और कांग्रेस का कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। लेकिन हरियाणा का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, एक उड़ीसा में, एक बिहार में और हरियाणा में। हरियाणा का इसलिए दिलचस्प हो गया, सबका इसी में ध्यान रहने वाला है कि आखिर होगा क्या इस बार, क्योंकि 2 बार बीजेपी क्रॉस वोटिंग करा के क्रॉस वोटिंग हुई है 2-2 बार। उसकी वजह से कांग्रेस बहुमत के बावजूद चुनाव हारी है। हिमाचल में भी इतनी तादाद थी, 40 वो थे, संख्या थी बीजेपी के पास, लेकिन वो अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं जितवा पाए। तो वो अब कहने के लिए 37 विधायक हैं। भूपेंद्र सिंह का जो कह रहे हैं वो यही कहेंगे कि उन्हें नहीं पता कहाँ गए, घूमने गए। देखिए, इसमें चुनौती कांग्रेस के लिए एक तो करमवीर बौद्ध जो भी कैंडिडेट आए हैं, राजनीति कुछ थोड़ा इस तरह से हो गई है जैसे विधानसभा चुनाव के टाइम पे थी हरियाणा की। कांग्रेस ने चुनाव में क्या कहते हैं, जाट बनाम अदर्श हो गया था। अब राज्यसभा में भी जो चुनाव है कि जो इनका बीजेपी का जो बीजेपी से है लेकिन निर्दलीय खड़े हैं, वो जाट है, हुड्डा जी के इलाके से आते हैं। अब हुड्डा जी के एक ऐसा चुनाव हो गया, अगर सतीश नांदल चुनाव जीत जाते हैं तो ये हुड्डा जी की पूरी राजनीति गड़बड़ा जाएगी। और हुड्डा जी तक कांग्रेस में फिर से हरियाणा के अंदर ताकतवर नेता इसलिए हो गए हैं कि गांधी परिवार में राहुल गांधी जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है, उन्होंने भरोसा जताया हुड्डा जी पे। हुड्डा जी को विधानसभा चुनाव हारने में भी क्लीन चिट दी। उनका कहना है कि 25 लाख वोट चोरी हुए इसलिए बीजेपी जीती है। हालांकि वो सब एक अलग राजनीति है, लेकिन अगर हुड्डा जी इसके बावजूद भी गांधी परिवार का इतना बड़ा सपोर्ट और इतनी बड़ी चुनौती इतनी है, उसके बावजूद भी अगर वो करमवीर बौद्ध को नहीं जितवा पाते हैं तो हुड्डा जी की राजनीति गड़बड़ाएगी। ये हुड्डा जी के लिए भी एक राजनीतिक अस्तित्व का मामला है। लेकिन हरियाणा का जो वो रहा है, जो एक होता रहा है क्रॉस वोटिंग का सिस्टम, कुछ नहीं कहा जा सकता कि 37 विधायक होने के बावजूद भी पता चलेगा कि सतीश नांदल चुनाव जीत गए हैं। तो अब बिल्कुल अजीत साहब, चूंकि हम लगातार यही देख रहे हैं कि सतीश नांदल के मैदान में उतर जाने के बाद से ही जो ये अंक गणित का जो ये समीकरण है कांग्रेस के लिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। चूंकि देखा जाए तो 31 का ये 31 वोट चाहिए कांग्रेस को, 6 अधिक विधायक है कांग्रेस के पास, मैंडेट तो है कांग्रेस के पास, लेकिन अगर उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग होती है, कांग्रेस अगर हार जाती है, तो फिर बहुत सारे सवाल यहां पर कांग्रेस के लिए खड़े हो जाएंगे कि मैंडेट होने के बावजूद कांग्रेस कैसे हार गई। इसी वजह से कहा जाए जो ये बाड़ेबंदी की जा रही है विधायकों की, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की वजह से ही उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। सिंगला साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब कहा जा रहा है कि विधायक पूरी तरह से एकजुट है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि जो हमारे 37 विधायक हैं वो 37 के 37 हमारे साथ हैं, फिर उनको क्यों भेजा जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई कह रहा है उनको घूमने के लिए भेजा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये सिर्फ एक भ्रम है कि विधायकों को एकत्रित होके एक अगर ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें राज्यसभा की जो वोटिंग है इसके अंदर मुख्य रूप से एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है जिससे वोट की जाती है। इसके अंदर एरर की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपको सीधा डंडा लगाना है। किसी भी विधायक को जो पहली बार चुन के आए हैं, जिन्होंने कभी राज्यसभा के लिए आज तक वोट किया ही नहीं है, उनको इसकी ट्रेनिंग देना बहुत आवश्यक रूप से पार्टी की जिम्मेवारी बनती है। और विधायकों को एकत्रित करके एक जगह उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, और ये हर बार की प्रणाली है। कभी चंडीगढ़ में दी जाती है, कभी कहीं दी जाती है। तो इस बार ये हुआ कि सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन देने के लिए, क्योंकि ज्यादा समय तो अब बचा नहीं है, 2 दिन का समय बचा है जी, सिर्फ उनको ये सिखाने के लिए कि किस तरीके से वोट किया जाएगा, क्या इसका सिस्टम रहता है, कैसे आपको मार्किंग करनी है, किस तरीके से आप वोट करके आएंगे। सिर्फ एक ट्रेनिंग देने के माध्यम से हमारे आदरणीय जो हरियाणा के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी, उनके नेतृत्व में सभी विधायक एकत्रित होके एक जगह पे एकत्रित हो रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और भरोसा तो आप देखिए 16 तारीख को मतदान होने के बाद में आप देखिएगा 37 नहीं, हमें उम्मीद ऐसी है कि 37 से ज्यादा विधायक क्रॉस वोटिंग दूसरी जगह से भी होकर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट को मिलेंगी। और 37 विधायक तो एकजुट है ही है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
क्योंकि हमारे पास ये जो पूर्ण बहुमत से कॉन्फिडेंट ज्यादा है, ये मतदान जो है। भरोसा है, ये आदित्य सुरजेवाला भी जता चुके हैं। वो खुद उन्होंने कहा है कि 37 की जगह 38 वोट भी हमें पड़ सकते हैं, लेकिन जीतेगा तो हमारा ही प्रत्याशी। वैशाली तोमर जी, मैं आपसे समझूंगी, बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी ने विपक्षी विधायकों को तोड़ने का काम किया है, सेंधमारी करने की कोशिश की है, क्रॉस वोटिंग की कोशिश बीजेपी ने की है, कांग्रेस के विधायकों से करवाने की कोशिश की गई है। ये वो डर है जिस वजह से विधायकों को भेजा जा रहा है दूसरे राज्य में, जैसे ट्रेनिंग सेशन का नाम दिया जा रहा है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम तो उन्हें घूमने के लिए हमने उनको भेजा है, जबकि मैंडेट तो है बीजेपी के पास। जी नमस्कार, और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। देखिए, आपने इनके स्टार्टिंग से जब न्यूज स्टार्ट हुई और आपने ग्राफिक्स के जरिए जब बताया कि कौन कौन कैंडिडेट हैं और किस तरह से वो करें, तो आपने इनकी सभी विधायकों की आपने बाइट चलवाई। तो आप देखें कि एक ही पार्टी के होने के बाद इनकी बाइट में कितना अलग अलग बयान थे, कितना आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें नजर आ रही हैं। जी हाँ, क्लियर ही सब कुछ नजर आ रहा है। कोई कह रहा है हम घूमने जा रहे हैं, कोई कह रहा है ट्रेनिंग पीरियड है, और फिर दूसरी ओर ये बात करते हैं भाजपा जैसे मजबूत संगठन से कंपैरिजन करने की। भाजपा तो वो मजबूत संगठन है जिसमें संजय भाटिया जी को ये कह दिया गया था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो आराम से मान गए, और चुनाव जिन्होंने माननीय मनोहर लाल जी ने उनकी सीट पर चुनाव लड़ा और उन्होंने उनकी पूरी मदद की, कभी नाराजगी भी नहीं जताई। उसके बाद इतने दिनों तक भी कोई नाराजगी भी नहीं जताई, नहीं कहा। भाजपा वो संगठन है कि अगर ऊपर से कह दिया जाए चुनाव लड़ने कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके बाद भी उसको कह दिया जाता है कि पीछे हट जाइए, तो वो पीछे हट जाता है, सब चीज को स्वीकारते हैं। लेकिन इनके यहाँ देखिए, ये बता रहे हैं वोटिंग डालने को कह रहे हैं कि ट्रेनिंग पीरियड है, जबकि संगठन में आप देख लीजिए, खुद ही संगठन अगर मजबूती से चलता है तो संगठन में सिर्फ एक वोटिंग ही तो डलनी है, और मैंडेट इनके पास है। उसके बाद भी इनके आपस में कितने सारे विधायकों का अलग अलग बयान सुनिए, कितना कॉन्फ्लिक्ट है, एक एक व्यक्ति अलग अलग तरीके के बयान दे रहा है। इवन हुड्डा जी को भी इतना इनके बयानों से ही देखिए कितना डर सता रहा है। और ये जो घूमने की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की परंपरा किसकी है, ये देश को जानता है कि देश में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत सबसे ज्यादा कहां पर हुई और उसका उपयोग कांग्रेस ने और के सहयोगी दलों ने कैसे कैसे किया है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स है, और कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है, साम दाम दंड भेद की राजनीति होती है, तो करने दीजिए। लेकिन दूसरी ओर ये फाल्स नैरेटिव करने में भी इतने माहिर है कि अपने विधायक तो इनके नाराज हैं, इनकी नीतियों से, अपनी सरकार से नाराज हैं, अपने नेतृत्व से नाराज हैं, लेकिन उसके बाद ये बातें जानते हैं। लेकिन इनको क्या है, इनको उसका ठीकरा जो है इन्हें भाजपा पर फोड़ना है, भाजपा को कहना है। लेकिन जबकि इनके जो विधायक हैं, या जो मैं ये कहूंगी कि जितने सारे विधायक हैं, मैंडेट होने के बाद भी वो ये भी तो जानते हैं ना, उनको ये भी पता है कि राज्यसभा जो है भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यहाँ राज्य की आवाज को ना राष्ट्रीय मंच मिलता है, तो उनको अनुभवी व्यक्ति चाहिए, वो अनुभवी नेता जो नीतियों को बेहतर दिशा दे सके, वो अनुभवी नेता जो मुद्दे हैं उनको राष्ट्रीय मंच पर प्रखर आवाज से रख सके। लेकिन जब उन विधायक जो है इनके इस बात को जानते हैं कि जो इन्होंने चुनाव किया है, और दूसरी ओर जो निर्दलीय है, उनके मैं ये कहूंगी कि उनके अनुभव में कितना अंतर है, तो अब इनको खुद ही डर हो रहा है इस बात का कि राज्यसभा जो है वो जो भारत का जो उच्च सदन है, जहां राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानून बनाते समय सभी राज्यों की आवाज सुनी जाए। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी तो हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हैं, कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, अपने देश की विकास और उन्नति प्रगति उत्थान में कुछ ना कुछ तो सहयोग वो कंट्रीब्यूट करना ही चाहते होंगे। और वो ये भी जानते हैं कि जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो आज किस कदर है, और आगे आने वाले अपने भविष्य को भी देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस का तो कहीं आप देखते नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको दिखाई देता है कि वो। ठीक है वैशाली जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है वैशाली जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पंजेटा साहब, चूंकि इनेलो ने तो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है, सवाल कहूं या फिर ये कहूं कि एक नैरेटिव है इनेलो को लेके कि इनेलो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रही है। इस बार हम इनेलो के रोल को किस तरह से देखें और किस तरह से समझें? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी रजत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, अब क्लियर आ रही है। बीच में जो अभी आपने इससे पहले बोला वो बिल्कुल। रजत जी, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा देती हूँ। सवाल मेरा ये है कि अभी तक तो इनेलो ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन इनेलो को लेकर एक धारणा भी है कि इनेलो हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रही है। इस बार हम इनेलो के रोल को किस तरह से समझे इस चुनाव में? देखिए,
हमारे शीर्ष नेतृत्व की जो है एक बैठक इसके बारे में हो चुकी है। विचार विमर्श उस बैठक में हुआ और उसके बाद एक और मीटिंग जो है उसके बाद बुलाई गई है। तो और 16 तारीख तक जो है आपको इसके बारे में इंतजार करना पड़ेगा। अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि अभय सिंह जी का भी बयान आ चुका है कि 16 तारीख को ही हम अपने पत्ते खोलने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी 2-3 बातें बड़ी विचित्र हैं। 2-3 दिन तक बोल रहे थे हम अपने विधायकों को कहीं नहीं भेजेंगे, हमें अपने विधायकों के ऊपर विश्वास है। तो एकदम ऐसा क्या हो गया? अभी जसबीर दूहन बोल रहे थे, जसबीर दूहन कल तक जसबीर दूहन कुछ और बात कर रहे थे, आज जसबीर दूहन कुछ और बात कर रहे हैं। वो तो उल्टा मीडिया के ऊपर प्रश्न लगाने लगे जब मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप अपने विधायकों को किसी रिजॉर्ट में, किसी अन्य प्रदेश में कहीं और भेज रहे हैं। कहते आपको पता नहीं कहाँ से जानकारी मिलती है, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं और हम कहीं नहीं भेज रहे हैं। तो और अभी जब शुरुआत के अंदर आपने सुनवाया तो मुझे नहीं पता कौन बोल रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि सभी को बहुत अच्छी तरह वोट डालना आता है। बिल्कुल पंजुटा जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र मलिक साहब भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। आऊंगी मैं आपके पास भी रविंद्र जी। बिल्कुल पंजुटा जी, अब अपनी बात कंप्लीट करें जी। देखिए, जिसको भेजना था उसको तो भेजा नहीं और खुद भूपेंद्र हुड्डा पीछे छोड़ दिए। मुख्य तो जो साजिश करता है वो तो सारा दिमाग तो उन्हीं का है। और आपको पता है किस तरह आर के आनंद जी को हरवाने के अंदर उस वक्त तो 35 ही चाहिए थे। और कांग्रेस में तो अगर कोई गया तो मुझे लगता है रणदीप सुरजेवाला, वो भी निर्विरोध। तब तो भाजपा ने कोई पैरेलल कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया था, एक ही व्यक्ति गया है बस राज्यसभा, वो गए हैं अपना दीपेंद्र हुड्डा। बस आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2014 से लेके अब तक ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इधर की बातें उधर की बातें। माकन जी का क्या हाल किया, रणदीप सुरजेवाला को नंबर होने के बाद क्यों भागना पड़ा। और जब 35 पे हमें भी 31 ही चाहिए थे उस समय भी जी। हमारे को तो हमारे संयुक्त कैंडिडेट थे आर के आनंद जी 2016 में, हमारे ये हमारे टोटल मिला के 35 वोट बन रहे थे। उसके बाद भी आप बताइए, चौधरी बीरेंद्र जब गए और ये सुभाष जी गए यहाँ जी वाले, तो चलो सुभाष चंद्रा जी को किस तरीके से जिताया गया, किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा। मुझे लगता है कि ट्रेनिंग पे किसी को लेके जाना चाहिए तो स्वयं हुड्डा जी को लेके जाना चाहिए, जिनको पीछे छोड़ दिया। और अगर आप ये सोचते हैं कि क्या पता कि घर में तो हाईकमान की चलती है और सबके हाईकमान में सबकी जो मातृ शक्ति है वो गृहणियां है, तो कोई कांटेक्ट करने आप उनको भी साथ लेके जाना चाहिए था पीछे से। क्या पता उनके परिवार के सदस्यों से कोई बात कर ले। आपको इतना ही डर है, आपको अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। सबसे मतलब हैरानगी की बात है। और एक तरफ बोलते हैं कि 37 की जगह 38 वोट आएंगे हमारे को, तो वो एक वोट किसकी है वो भी बता दीजिए हमारे को, वो बताने का काम करें। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता, ये जो इनका इतिहास है और इतिहास के पीछे बहुत सी वजहें हैं। अविश्वास प्रस्ताव आया था पिछले विधानसभा सत्र के अंदर, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ना तो हस्ताक्षर थे, और उसके बाद जब वोटिंग का समय आया जिनके हस्ताक्षर थे वो वहां प्रेजेंट ही नहीं थे और अविश्वास प्रस्ताव इनका औंधे मुंह गिर गया। ठीक है पंजुटा साहब, मैं आऊंगी आपके पास। बिल्कुल, आपने दो बातें यहाँ पर कही हैं जो बहुत ही ज्यादा समझने की जरूरत है, जिन पे मुझे लगता है आगे चर्चा मैं रविंद्र जी से इस पर ही सवाल लूंगी। पहला, आपने कहा कि जो मुख्य साजिश करता है उसको तो लेकर ही नहीं गए, यानी भूपेंद्र हुड्डा को लेकर आपने साफ तौर पर कह दिया कि उनको तो लेकर ही नहीं गए। दूसरा, आपने कहा कि हम अपने पत्ते 16 तारीख को ही खोलेंगे। रविंद्र मलिक जी, 37 विधायक दूसरे राज्य में भेजे गए हैं, कहां भेजे गए हैं ये तक क्लियर नहीं है, लेकिन अलग अलग जो बयान आपने भी सुने होंगे कांग्रेस विधायकों के, एक ही जगह रहकर एक ही वक्त में अलग अलग बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ट्रेनिंग सेशन है, कोई कह रहा है कि घूमने गए हैं, कोई कह रहा है कि अपने फ्लैट पर वापस जा रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि पंजेटा साहब ने कहा कि जो मुख्य साजिश करता है उनको तो यहीं छोड़ दिया गया। पहले आप इस पूरे समीकरण को कैसे समझ रहे हैं कि जब मैंडेट है कांग्रेस के पास, फिर आखिर किस चीज का डर सता रहा है? सतीश नांदला के उतर जाने का ये डर है? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सर।
देखिए, मैं आपको अपूर्वा जी बताऊं, जो आज कांग्रेस की जो नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसमें पार्टी के सभी 37 विधायक मौजूद रहे हैं। उनमें से जो 31 विधायक हैं वो हिमाचल प्रदेश उनके जाने की जानकारी सामने आई है। और हालांकि यहाँ से दोनों बसों में बैठकर वो चले गए, तो हुड्डा साहब से जब बात की गई, पत्रकारों ने पूछा कि वो गए कहाँ, तो उन्होंने कहा कि कोई अपनी मर्जी से कहीं चला जाए, मुझे कोई अता पता नहीं है। पत्रकारों ने बार बार सवाल कुरेद के पूछा कि एटलीस्ट आप ये बताएं कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आप सब कुछ पार्टी का देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके विधायक कहाँ गए और राज्यसभा चुनाव बड़ा अहम है। तो इन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा विधायकों की, वो 16 या 17 तारीख जब वोटिंग होगी 16 को, तो आप उसमें उस दिन प्रेजेंट रहें और कोई भी कहीं घूमने जा सकता है। हालांकि सबको पता है कि राज्यसभा चुनाव के चलते सारा पूरा खेला हो रहा है। हालांकि जो मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है, जिसके पास अभी 37 विधायक है, 31 चाहिए जीतने के लिए, अगर इनेलो रण में नहीं उतरती है तो ये एक कम विधायक की जरूरत पड़ेगी जीत में। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने दूसरा जो कैंडिडेट उतारा है, जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनके उतारने के बाद कहीं न कहीं थोड़ी सी चिंता कांग्रेस की बढ़ गई है। हालांकि दूसरा जो कैंडिडेट है जो उतारा है भाजपा ने, उसको जीतने के लिए कम से कम 8 या 9 विधायक जो कांग्रेस के हैं, उनकी क्रॉस वोटिंग की आवश्यकता पड़ेगी, जो फिलहाल के राजनीतिक परिदृश्य में संभव या कहें कि आसान नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी एहतियातन कांग्रेस ने जो पिछले 2 बार जो चुनाव हुए हैं राज्यसभा के, उनसे सबक लेते हुए अब की बार ये रणनीति अख्तियार की है। और ये भी बता दें कि एक बार पहले भी इस तरह से एक बार चुनाव में कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस शासित किसी अन्य प्रदेश में पहले भेजा गया था। और इस बार भी एहतियातन ऐसा किया जा रहा है कि जो 6 या 7 विधायक हैं जो बचेंगे, उनमें से कोई भी जो किसी भी खेमे के हैं, खासकर बता दें कि जो कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला खेमा है, उसके कई कांग्रेस विधायक हैं जो जिनकी हुड्डा खेमे से बिल्कुल नहीं बनती, जिनमें से करीब 34 या 33 विधायक हैं जो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ है और 3 या 4 जो दूसरे खेमे के हैं। तो इन सभी को एकजुट रखने के लिए पार्टी हाईकमान ने ऊपर से निर्देश दिए, जिनको फॉलो किया जा रहा है। और इसमें यह बता दें कि जो 6 विधायक नहीं गए हैं, उनमें खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पूर्व जो मंत्री रहे हैं परमवीर सिंह है, रेसलर और पार्टी विधायक विनेश फोगाट है, उनका हवाला दिया गया कि उनका बच्चा भी 6 महीने का है। इसके अलावा 2 विधायक जिसमें आपके मोहम्मद इलियास आ गए हैं और चंद्रमोहन बिश्नोई, इनकी तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया है। निजी कारण इनका बताया जा रहा है जी। उनके घर में शादी है। तो लेकिन कहीं कहीं अब ये कांग्रेस को थोड़ा सा इल्म है, एहसास है कि किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते और हर संभव कोशिश की जाए। 1-2 भी जो क्रॉस वोटिंग अगर हुई तो भी पार्टी के ऊपर एक तरह से डेंट लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। रविंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अजीत साहब, ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, जैसा कि अभी वैशाली जी ने भी जिक्र किया कि जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जो एक ट्रेंड है वो लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। 2016 में हालांकि हमने देखा था कि कांग्रेस के 14 वोट ऐसे थे जो अमान्य घोषित हो गए थे। ये कांग्रेस थोड़ा फंसी हुई है और बहुत टेंशन में भी है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा का चुनाव एक इस तरह का चुनाव है, इसमें आसानी से क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि गोपनीय होता है, किसी को पता नहीं चलता किसने कहाँ वोटिंग करी है। और पड़ोसी राज्य हिमाचल है, पड़ोसी राज्य हिमाचल में 7-8 वोटों का खेला हुआ था पिछले चुनाव, राज्यसभा चुनाव में। अभिषेक 7-8 वोटें चाहिए थी किनको, बीजेपी को, उसके बावजूद उन्होंने वो अरेंज करी, कांग्रेस में टूट हुई और अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। कांग्रेस डरी हुई इसलिए है कि हिमाचल में बीजेपी खेला कर चुकी है, नंबर 1। नंबर 2 बात, इसमें क्रॉस वोटिंग करने में कोई खतरा नहीं होता, आपकी सदस्यता पे कोई आंच नहीं आती है, क्योंकि गोपनीय इसका वोटिंग होती है। तीसरी बात, इन्होंने जो करमवीर बौद्ध जो कैंडिडेट उतारे हैं, कांग्रेस में क्या हो गया कि कांग्रेस इसमें एक अलग तरीके से गुटों में बढ़ गई। एक गुट वो है कांग्रेस में, राष्ट्रीय स्तर से कह रहा हूं मैं, जो पुराने कांग्रेसी जो चाहते हैं कि भाई कांग्रेस पुराने ढंग से चले। एक वो नए युवा नेता आ गए हैं जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहते हैं, राहुल गांधी की कोर टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को एक अलग तरीके से चला रहे हैं, जो वाकई कांग्रेस की क्या एक समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस क्या करी। अब करमवीर बौद्ध को स्टेट से नाम मांगे गए, लेकिन नाम थोप दिया गया दिल्ली से। हिमाचल में भी आखिरी वक्त पर अनुराग शर्मा को टिकट दिया गया, जबकि वहां किसी और को टिकट देना था, प्रतिभा सिंह शर्मा। लेकिन यूथ कांग्रेस का वो दिल्ली में एक घटना घटी थी कि उसके चलते एक युवा को टिकट देना था, तो उन्होंने वो पहले जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे उसको टिकट इसलिए नहीं दिया कि उनका नाम FIR में है, तो इसलिए अनुराग शर्मा को टिकट मिल गया। अब वहां पे हिमाचल की राजनीति कांग्रेस के लिए बहुत सुरक्षित नहीं है।
आप 2-4-6 महीने में देखेंगे हिमाचल में भी कोई खेला हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल रविंद्र, माफ कीजिएगा, बिल्कुल अजीत जी, चूंकि देखिए लगातार अगर कांग्रेस इस चीज से डिनाई कर रही है, हालांकि कांग्रेस के सभी लीडर, हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुना, हमने राव नरेंद्र को भी सुना, वो लगातार इस पूरे मसले को लेकर वो डिनाइंग मोड में रहे, वो लगातार यही कहते रहे कि कोई कहीं नहीं जा रहा है या किसी के अलग अलग बयान सामने आए हैं। सिंगला साहब, ये जो डर है ना क्रॉस वोटिंग का, ये मुझे लग रहा है सतीश नांदला साहब के मैदान में उतरने के बाद से शुरू हुआ है, वरना उसके पहले तो कांग्रेस के पास पूरा मैंडेट था और अभी भी है। 37 विधायक हैं कांग्रेस के पास, 31 आंकड़ों का जो एक जादू जो चलता है वो भी है कांग्रेस के पास, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से दूसरे राज्यों में भेजना, एक बाड़े बंदी वाली जो प्रक्रिया है वो यहां पर की जा रही है। ये चीजें चाहे कितना भी डिनाई कर ले कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज को मान पाएगा। सिंगला साहब, नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं, चाहे वो इनेलो से हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड रहा है इस तरीके की खरीद फरोख्त करने का, या वो हमेशा से इस तरीके से वो उनका एक मिशन है लोटस, तो उसको लेकर वो हमेशा लोगों को खरीद फरोख्त में लगाने में लगे रहे हैं। और ये पीछे इतिहास में देखा भी गया किस तरीके से उन्होंने किया। लेकिन आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे कॉन्फिडेंस से एक बात आपको निश्चित रूप से समझा दूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 37 विधायक है, ना कि 31 या 32। कांग्रेस को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, एक भी वोट का कोई डर नहीं है। 37 के 37 लोग हमारी मीटिंग में आज शामिल थे। इसमें से 31 विधायक ट्रेनिंग के लिए इसलिए गए हैं क्योंकि ट्रेनिंग के समय पे ये बताया जाता है, क्योंकि पहली बार इसके अंदर चुनने वाले कई विधायक हैं। अगर वो ट्रेनिंग पे गए हैं और अगर विधायकों के जाने से किसी को परेशानी है, तो वो सत्ता पक्ष को क्यों इतनी हो रही है। कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके का कोई संदेह होता तो जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो उसकी कमांड में होते। इस प्रकार का कुछ नहीं है। जिन विधायकों ने सहमति जताई कि हाँ वो इस ट्रेनिंग सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, जिनको कोई निजी परेशानी नहीं है, वो इसका पार्ट बने हैं। जिनकी निजी परेशानी है, कोई बीमार है, किसी का बच्चा छोटा है, तो वो इस ट्रेनिंग सेशन का पार्ट नहीं है, उनको ट्रेनिंग के लिए अलग से बता दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी 37 नहीं 38 के टारगेट पर है और 16 तारीख को मतदान होगा। किसी भी प्रकार का मीडिया चैनल पे मेरे साथी प्रवक्ताओं से आग्रह है, पंजेता जी से भी, कि किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए ना करें जिसके ऊपर कोई सिद्धता अभी तक नहीं है, जिसके ऊपर किसी तरीके का कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल साजिश करता और ये सब बोलना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का तो इतिहास रहा है किस तरीके से उनका पूरा परिवार जेल में रहा, ठीक है, किन आरोपों में जेल में वो लोग रहे हैं। देखिए अभी परिवार पर नहीं जाते हैं, अभी इस मसले पर रहते हैं, लेकिन सिंगला साहब हमने ये देखा है 2016 की बात कर ले या 2022 की बात कर ले, कांग्रेस के कई ऐसे वोट हैं जो अमान्य घोषित हुए हैं या क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए 2022 की बात हम करते हैं, अगर एक क्रॉस वोट कोई हुआ तो जिसने वो क्रॉस वोट किया उसी को भारतीय जनता पार्टी ने गोद लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है हमेशा, फूट डालो राजनीति करो की नीति से ये लोग चले हैं। और 2016 के ऊपर एक निर्णायक फैसला था, वो एक राजनीतिक फैसला था और राजनीतिक फैसले के अंदर अगर कोई चूक हुई होगी तो वो एक समय निकल चुका। लेकिन निश्चित रूप से जब विधायकों की कमी थी और आज 37 विधायक हैं, आज हम लोग बनाने की भूमिका में है, ना कि जैसा आपने कहा इंडियन नेशनल लोकदल किंग मेकर की भूमिका में। हम लोग अपना जो हमारा उम्मीदवार है मिस्टर बोध साहब जो है, पार्टी ने जिनको तय करके भेजा है, वो 37 नहीं 38 वोट लेके उस दिन जीतेंगे। और आप देखिएगा 37 के 37 विधायक एक सुर में एक ही व्यक्ति के लिए उस दिन वोट करेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक झूठ है, कृपया करके सत्ता पक्ष ये जिस तरीके का प्रचार फैला रहा है कि विधायकों को डर है, उसको ना फैलाए। ठीक है सिंगला साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। वैशाली जी, आपने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जिक्र किया, आपको लग रहा है ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है या फिर जो कांग्रेस यहाँ पर अपने विधायकों को भेज रही है, ये बीजेपी का डर है? बीजेपी सेंधमारी कर सकती है कांग्रेस के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी फिर से कह रही हूँ, हमारे जो साथी प्रवक्ता थे, बहुत ही खुशी हुई उनको सुनकर के अन्य प्रवक्ताओं के मुकाबले उनकी जो शब्द शैली थी वो बहुत अच्छी थी। और रजत जी की बात यह है कि वो हमेशा तथ्यों के साथ भी बात करते हैं और जो नॉलेजेबल डिबेट करते हैं, तो बहुत खुशी हुई पैनल को देख के। बट दूसरी ओर अगर मैं बताना चाहूंगी तो ये है कि 2016 से 2024 के बीच भी कई राज्यों में विपक्षी दलों के विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट किया था। ये कांग्रेस का जो है पैटर्न है। तो कांग्रेस को खुद अपने विधायकों के लिए डर है,
बीजेपी, आप एक बात बताएं कि जब खुद व्यक्ति कमजोर होगा तो वो अपने आप अप्रोच करता है कि उसे दूसरी पार्टी में जाना है। बीजेपी के पास तो ऑलरेडी सारी चीजें हैं। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात है तो देखिए, डेमोक्रेसी में हर कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आता है तो वो भी तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ही पार्ट है, ये उसकी अपनी चॉइस है, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन वैशाली जी, यहाँ जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है वो तो बीजेपी से है, भले वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हो, लेकिन एक कनेक्शन उनका बीजेपी से भी है। क्यों नहीं यूटिलाइज करेंगे? और आपको भी पता है, और ये सब पूरे, मैं ये कहूंगी कि पूरे देशवासियों को पता है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी बीजेपी का जो विजन है वो क्लियर है। डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। उसके साथ राज्यसभा में भी अभी तक वही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर आते रहे हैं। और जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी ये जानते हैं कि जो ये राज्यसभा सदन है ये कितना उच्च सदन है, वो भी देखना चाहेंगे। उनकी भी अंतरात्मा इस बात की गवाही देगी कि किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी ऐसे सॉलिड व्यक्ति को वोटिंग की जाए जो राज्यसभा के उच्च सदन पर सही बात रख सके। वो खुद ही अपने नेतृत्व से नाराज हैं। खुद ही आपने देखा, अभी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक उसमें मीडिया से रूबरू होते ही उन्होंने कहा, और वो उनका बयान काफी वायरल भी हो रहा है, उन्होंने कहा कि शोले पिक्चर जैसा हाल हो रखा है कि आधे इधर आ जाइए, आधे इधर आ जाइए, और कुछ जो बचे हुए हैं वो मेरे पीछे आ जाइए। तो जब नेतृत्व जो होता है, जो ऊपर की लीडरशिप होती है हमारी, जब वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो विधायकों को भी अपना आने वाला भविष्य तो विधायक देखेंगे ना। ये थोड़ा ही ना है कि भाई वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए या कांग्रेस के नाम से जीत गए तो वो अपना आने वाला भविष्य नहीं ढूंढेंगे। अगर वो आने वाला भविष्य अपना भाजपा में देखते होंगे तो जाहिर सी बात है वोट करेंगे ही। इसमें किसी को रोका थोड़ी ना जा सकता है, खुद का डिसीजन है, फेयर डिसीजन है, तो ये कोई भी ले सकता है। और बीजेपी तो जो बीजेपी है वो ऑलवेज बिलीव इन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो ये बिना मतलब का फाल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं और जो इस तरह के इशू खुद ही बनाते हैं, जबकि जो बीजेपी है वो हमेशा नेशन फर्स्ट की राजनीति पर चलती है, डेवलपमेंट फर्स्ट की राजनीति पर चलती है, डेमोक्रेसी फर्स्ट की राजनीति करती है। लेकिन अगर इस तरह की बात हमने तो बीजेपी के किसी भी व्यक्ति ने खुद नहीं बताई, खुद ही ये लोग अपने आप अपना डर जता रहे हैं, अपने विधायकों को इधर उधर भेज रहे हैं, खुद ही अपने आप ऐसा बताने में लगे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। तो ये सबके सामने आ रहा है, ये खुद अपने आप अपना डर जाहिर कर रहे हैं। अदरवाइज क्या जरूरत थी इस तरह का डर जाहिर करने की? अगर आप अपने कैंडिडेट्स को लेके, आप अपने विधायक को लेके, आप अपने जो पूरे विधायक आपका मैंडेट है उसको लेकर श्योर हो तो आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है वैशाली जी, 16 तारीख को सब क्लियर हो ही जाना है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। पंजेटा साहब, चूंकि हमने हरियाणा के राजनीति का एक इतिहास ये भी देखा है कि जो स्थानीय पार्टी होती है ना वो कई बार लास्ट मोमेंट पे खेला कर जाती है। हालांकि जैसा आप भी कह रहे हैं कि हम 16 तारीख को ही अपने पत्ते खोलेंगे। देखिए पूर्वा जी, इसमें 2-3 बातें मैं कहना नहीं चाह रहा था, मगर ये चर्चा भी आम थी कि इस आम चुनाव से पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा ज्वाइन कर सकते थे। और आपको मैं ये बात बता दूं, कम से कम 10 विधायक जो मेरी जानकारी में है उन्हें भाजपा जो है वो अगले चुनाव में टिकट तक का जो है वो आश्वासन दे चुकी है। और ये भी है, बड़ी बात नहीं होगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगले चुनाव से पहले खुद बीजेपी ज्वाइन कर जाए। तैयारी पहले से शुरू हो गई। आवाज कट रही है आपकी। जी, यानी तैयारी बीजेपी ने पहले से शुरू कर दी है। जी जेता साहब, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक है और इनसे पूछ के पॉलिसी बना रही है आजकल भारतीय जनता पार्टी भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी। ठीक है, जी मैं तो आपके बीच में बोला ही नहीं, आपने जो भी बोला, आपने मुझसे कोई प्रूफ आपने मुझे बोला, कोई एविडेंस की बात आपने की थी, तो मैं आपको एक एविडेंस देना चाहता हूँ। मैंने मुख्य साजिशकर्ता ऐसे ही नहीं कहा, आपको मैं बताता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब 2016 का राज्यसभा का चुनाव था उसमें अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया था। मैंने इसी वजह से कहा कि उनको साथ लेके जाना चाहिए था, उनको वोट डालनी नहीं आती। आपको शायद मालूम नहीं है, जब आर.के. आनंद जी जो थे वो कांग्रेस के और आईएनएलडी के संयुक्त कैंडिडेट थे। हमारे पास 19 विधायक थे, एक हमारे पास अकाली दल का था, और आपके 15 विधायकों के साथ हमारा आंकड़ा कोई 35-36 क्रॉस कर रहा था, आराम से जीत रहे थे। मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 14 वोट कैंसिल कराए, सिर्फ किरण चौधरी जी का वोट जो था वो हमें मिला, और रणदीप सुरजेवाला जी ने क्योंकि अपना वोट किरण जी को दिखा दिया था, उनका भी कैंसिल हो गया था।
तो आपको जानकारी नहीं है, आपने मुझसे तथ्य मांगे, मैं तथ्य दे रहा हूं, और एक दो कारण इसके पीछे और भी हैं। खुद प्रधानमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भीड़ के अंदर से बुला के घर में अपने मिलने का न्योता दे चुके हैं, निमंत्रण दे चुके हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं कबूल कर चुके हैं मीडिया के सामने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले चुनाव में मेरी मदद करने का काम किया। कोई तो वजह होगी रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा छोड़कर, विधायकों की संख्या होते हुए हरियाणा छोड़कर राजस्थान भागना पड़ा, और उनको इतना विश्वास नहीं था कि वो, और ये जो इनके नेता है जो अभी जिनको इन्होंने भेजने का, जिनका नाम आया है, वो तो अभी मैं एक बयान सुन रहा था, वो कहते हैं मैं राहुल को अपना नेता ही नहीं मानता। तो अभी तो बहुत सी बातें हैं। और क्यों, क्या अब ये दलित की बात कर दी, क्या शैलजा जी का कद छोटा करने के लिए कांग्रेस में, क्या शैलजा जी का अपमान करने के लिए, क्या शैलजा जी के पैरेलल एक चेहरा, क्योंकि वो खुद MP है हरियाणा के अंदर, क्या उनके बराबर? ठीक है पंजेटा जी, मैं आऊंगी आपके पास। सिंगला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है पंजेटा जी, मैं आऊंगी आपके पास। मैं खत्म ही कर रहा हूँ, लास्ट लाइन। जी। वैसे भी हुड्डा जी G23 ये नहीं जानते हो कि गांधी विरोधी ग्रुप बनाया था G23, वो उसके बड़े मतलब एक्टिव सदस्य थे। और उसके बाद मुझसे पूछ रहे हैं सारी साठगांठ आपकी भाजपा के साथ है, आपने कभी सुना? मैं आपको एक और तथ्य बताता हूँ। जब से भाजपा आई है, यानी 2014 से अभी तक, दीपेंद्र हुड्डा निर्विरोध, वो भी निर्विरोध, कोई पैरेलल कैंडिडेट नहीं, कोई वोटिंग ही नहीं हुई, वो चुने जाते हैं राज्यसभा में। उसके अलावा एक मुझे व्यक्ति बताइए आपकी पार्टी के अंदर, दलित बता दीजिए, कोई कमेरे वर्ग का, किसान वर्ग का, कोई और गया हो, या कोई और आपका ठीक है पंजेटा साहब, मैं आऊंगी आपके पास। एक नाम बता दीजिए बस। ठीक है सिंगला साहब, क्या जवाब देंगे? बड़े सारे आरोप लग रहे हैं, मुख्य साजिशकर्ता तक कह दिया गया, वो सबूत भी दे रहे हैं पंजेटा साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको, हमारे साथी प्रवक्ता जिस तरीके से बार बार कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से तय है कि इंडियन नेशनल लोकदल का रुख इस बार साफ है और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावित उम्मीदवार के साथ जाने का काम कर रहे हैं। लोगों का अनुमानित भी यही है कि ये शुरू से भाजपा की बी टीम के लिए काम कर रहे हैं, बी टीम बन के काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका एक ठग बंधन बैकडोर पे शुरू से बना हुआ है। ये विधानसभा हो चाहे ग्राउंड पे हो, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम करते हैं, जबकि कांग्रेस सत्ता में भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनके निशाने पे होती है। भारतीय जनता इनके पूरे, अभी पंजेता साहब के पूरे इस सेशन के अंदर मैंने एक बार भी उनके मुंह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना, क्योंकि इनका झुकाव वहीं पे है। और भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं सुना होगा, नहीं तो हमेशा अपनी मतदान देने जा रहे हैं। और बीजेपी के साथ मिलके इंडियन नेशनल लोकदल ने किसान वर्ग के साथ, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, युवा, महिला, सभी वर्गों को इन्होंने ठगने का काम करा है। पिछले 9 सालों के समय में जो जा चुके हैं, उसमें लगातार इन्होंने सरकार को पीछे से बैकडोर पे सपोर्ट करके, और अभी 16 तारीख को सिद्ध हो जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल का क्या स्टैंड है। या तो पंजेता साहब इसको कबूल करें कि क्या वो एक दलित वर्ग के खिलाफ है, एक दलित कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी लेके आया है, जो एक बहुत ही मध्य वर्गीय परिवार से है, जिसने संविधान की यात्रा को शुरुआत करने का काम किया, क्या इंडियन नेशनल लोकदल ऐसे व्यक्ति के साथ है या ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित उम्मीदवार के साथ है? निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल ऐसे एक मिनट पंजेटा साहब, बात कंप्लीट हो जाए सिंगला साहब की, बात कंप्लीट हो जाए। नेशनल लोकदल शुरू से खरीद फरोख्त की राजनीति में रहा है। ठीक है। इंडियन नेशनल लोकदल वही पार्टी रही है जिसने नौकरियों को बेचने का काम करा, जिसमें लगातार आय से ज्यादा संपत्ति के मुकदमों में इनके शीर्ष नेतृत्व जेल काट के आए हैं, और शुरू से इनका आय के साथ संबंध रहा है। और नहीं तो ये 16 तारीख को सिद्ध हो जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल एक दलित विरोधी पार्टी है। मध्य वर्गीय परिवार, गरीब वर्ग से एक उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारा, उसके विरोध में ये मतदान करेंगे, आप देखिएगा। और ये फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे, और ये उस सारी जनता के सामने नग्न होने का इनका काम। चलिए ठीक है सिंगला साहब, बिल्कुल पंजेटा जी, विद इन 30 सेकंड आप जवाब दीजिए, उसके बाद में सीधे रविंद्र जी का रुख करूंगी। इन्होंने इतिहास की बात करी, हमने तो इतिहास के अंदर कांग्रेस को मदद भी करी, हमारे वोट भी गए, हमारी पार्टी थी, क्योंकि 21 वोट डले, बीच में ना बोलना, 30 सेकंड है। जी। इतिहास में हमने मदद करी। हमारे कौन से दलित कैंडिडेट को आज तक कांग्रेस ने मदद करी? हमारे पक्ष में आज तक आपने कब बोले? आपको ये दिक्कत नहीं होती, हम तो भाजपा के खिलाफ खूब बोलते हैं, आपको ये दिक्कत होती है कि हम आपके खिलाफ क्यों बोलते हैं, आपकी पोल क्यों पूछते हैं? आपने यहाँ बहुत बड़ी बात कर दी, 16 तारीख को बहुत कुछ पता चल जाएगा। अगर 16 तारीख को, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, अगर 16 तारीख को हम किसी को वोट ही नहीं करते और फिर भी आपका कैंडिडेट हार जाता है,
शक्ल दिखा पाओगे मेरे को, या किसी को या टीवी पे बैठ पाओगे? ठीक है पंजेटा जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी आपने। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है, बहुत बड़ी बात आपने बोली है। रविंद्र जी 16 तारीख को एक मिनट आप रुक जाइए, सिंगला साहब एक मिनट रुक जाइए। और इंडियन नेशनल लोकदल का स्टैंड दलित विरोधी, अब इन्होंने अपने मुंह से कबूल कर लिया, इन्होंने कबूल कर लिया। मैं इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूं कि इन्होंने कबूल कर लिया कि ये कुछ भी हो जाए, चाहे इन्हें वोट ना करनी पड़े, लेकिन ये दलित उम्मीदवार को वोट ही नहीं करेंगे। ये दलित वाला ये जो एक कार्ड चल पड़ा है, दलित किसी एक का नहीं, दलित समाज का। ठीक है, बिल्कुल सिंगला साहब, मैं आऊंगी आपके पास। एक मिनट सर रुक जाइए, अभी रुक जाइए। रविंद्र जी से सवाल है मेरा, जो कि गरीब परिवार से ठीक है, रुक जाइए और आपने सर, रुक जाइए। मुझे खुशी है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल की नीति चैनल के माध्यम से सामने आ गई कि आप ठीक है, अब रुक जाइए सिंगला साहब, प्लीज प्लीज सर, प्लीज अभी रुक जाइए सर, क्योंकि वक्त की भी कमी है सर, वक्त का भी ध्यान रखना है, वक्त का भी ध्यान रखना है, बाकी तो मेहमानों को भी समय देना है। रुक जाइए पंजेटा साहब, सिंगला साहब, प्लीज सर रुक जाइए, प्लीज। आज होनी चाहिए कि इंडियन नेशनल लोकदल 16 तारीख को मतदान नहीं करेगी, लेकिन दलित उम्मीदवार को वोट नहीं करेगी। ठीक है सर, एक मिनट रुक जाइए पंजेटा साहब, सिंगला साहब, बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज रुक जाइए। सवाल रविंद्र जी से, एक सवाल उनसे भी ले लेने दीजिए। रविंद्र जी क्या कहेंगे अब आप इस चीज को लेकर? एक तरफ तो कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे पास पूरा मैंडेट है, आपने 2016-2022 का भी चुनाव देखा होगा, एक पैटर्न चल पड़ा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी तोड़ रही है, क्रॉस वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हो जा रहा है। तो ये जो पैटर्न है, ये क्या फिर से आपको नजर आ रहा है कि ये फिर से रिपीट हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, जो पहले 2 बार जो चुनाव में हुआ है और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, और कहीं कहीं पार्टी की आपसी फूट जो थी वो उसका नतीजा रहा था। और ये भी समझाइएगा रविंद्र जी, ये भी समझाइएगा, कुलदीप बिश्नोई का जो वोट था जो इनवैलिड हो गया था और दूसरा भाजपा को गया था। ये भी समझाइए रविंद्र जी कि ये चुनाव जीतना, ये वाला राज्यसभा चुनाव जीतना कितना जरूरी है कांग्रेस के लिए। और भाजपा जो फिलहाल फ्रंट मोड पर नजर आ रही है। जो 31 के बाद जो उसके 17 विधायक हैं, पार्टी पूरी तरह से कोशिश में है कि जो 3 निर्दलीय हैं वो और इनेलो के दोनों मिलाकर 22 विधायक उनके पास बनते हैं, और 8 या 9 की जरूरत पड़ेगी और किसी भी तरह से शाम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार की नीति अपनाकर इनको अपने पाले में लाया जाए। और कांग्रेस कहीं कहीं थोड़ा सा इस पहलू को लेकर उसमें अंदेशा, डर है, और इसी के चलते सारा पूरा खेल खेला जा रहा है। अब चूंकि बेशक उसमें कांग्रेस कुछ भी कहे, हालांकि 8-9 जैसे मैंने पहले बताया कि 8-9 का अंतर पाट पाना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस एहतियातन ऐसा सब कर रही है। और दूसरा ये बता दें कि जो एक इसमें जो पूरा चुनाव है, इसमें एक कास्ट फैक्टर भी अहम है, जिसको भाजपा दोनों तरह से कैच कर रही है। भाजपा ने जो दूसरा कैंडिडेट निर्दलीय उतारा है वो जाट समुदाय से है, और ये किसी से छुपा नहीं है कि भाजपा का और जाट समुदाय का पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से कहें, कई मुद्दों पर टकराव रहा है। तो भाजपा ने जाट कैंडिडेट उतारकर ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो जो समुदाय का जो उसके हित हैं, उसके लोगों के, वोटर्स के, उनको पूरी तरह से उनकी देखरेख कर रही है और एक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि ये पहलू अलग रहेगा कि उनका कैंडिडेट वो जीत पाता है या नहीं, हालांकि इसकी संभावना कम ही है। तो कांग्रेस के सामने एक साथ 2 चुनौतियां हैं। एक तो सभी विधायकों को एकजुट रखना, हालांकि जीतने की संभावना पूरी है करीब, लेकिन फिर भी एक तो विधायक टूटकर भाजपा की तरफ चला गया तो जैसे मैं पहले बताया कि पार्टी के लिए एक तरह से साफ संदेश जाएगा राष्ट्रीय स्तर तक, हाईकमान तक, कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। और अभी हालांकि बेशक चुनाव है, लेकिन 3-4 साल चुनाव में जो बचे हैं उससे पहले ये हालात है, तो आगे और खराब हो सकते हैं। तो इसलिए पार्टी नहीं चाहेगी कि 1-2 विधायक जो भी है, जो किसी भी खेमे का है, वो झुककर भाजपा की तरफ जाए। तो इन तमाम पहलुओं के मद्देनजर, और एक चीज और बताऊं, जो जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं जिनको टिकट दिया है, कि कोई बड़ा चेहरा नहीं थे और कोई बड़ा नाम नहीं थे, इसको लेकर जब भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बड़ा चेहरा नहीं, लेकिन पार्टी हाईकमान का, तो पार्टी इनको वोट देगी। ये बता दें कि जो कैंडिडेट हैं, ये जो कांग्रेस के, ये एससी समुदाय से आते हैं। और इसी कड़ी में यही बता दें कि जो पार्टी के कई बड़े चेहरे जो एससी समुदाय, जैसे उदय भान जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अशोक तंवरे जो सांसद रह चुके हैं, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था, वो भी इसके दावेदार बताए जा रहे थे। लेकिन अब जो पार्टी ने कैंडिडेट चुना है, इससे कहीं कहीं पार्टी की जो समुदाय के दिग्गजों में थोड़ी सी नाराजगी भी है, क्योंकि अब पार्टी हाईकमान का फैसला राहुल गांधी की तरफ से आया, तो कोई मना करने की स्थिति या कोई इसका विरोध करने की स्थिति नहीं नजर आ रहा। ठीक है रविंद्र, तो अब ये अंदर आवाज है, कई विधायकों ने स्वीकार भी किया है ऑफ द रिकॉर्ड में
कि हाँ देखिए, अब पार्टी ने जो कई विधायक थे, जो कई नेता थे पुराने समुदाय के, उनको टिकट दिया जा सकता था, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन चूंकि अब पार्टी ने एससी समुदाय को साधने की कोशिश की है, पहले जो ओबीसी चेहरा थे उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो अब जातीय समीकरणों को साधते हुए तो एससी को वोट देकर पार्टी ने एससी वोटर्स, एससी कैंडिडेट को वोट देकर टिकट देकर जो उनको साधने की कोशिश की है। तो इन तमाम समीकरणों के मद्देनजर ये कह सकते हैं कि भाजपा फिलहाल अग्रिम नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और पार्टी की कोशिश ये है कि अब हुड्डा के नेतृत्व में कि हर संभव कोशिश हो कि एक दो विधायक ना टूटे। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि ये जो चुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो एक पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को ही जाएगा, लेकिन अगर हारती है तो फिर ये भी क्रेडिट उनको जाएगा कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और फिर ये चुनाव कांग्रेस हार गई। मंदोला साहब, मैं आपसे समझूंगी, अब जो ये राज्यसभा का चुनाव आप देख रहे हैं, ये अंक गणित से ज्यादा मैनेजमेंट की राजनीति बन गया है। मैनेजमेंट कुछ नहीं, कांग्रेस देखिए ये जो करमवीर बौद्ध के कैंडिडेट लाए, ये थोपा गया है हरियाणा पे। ये कांग्रेस के राहुल गांधी की जो कोर टीम में कुछ लोग हैं पार्टी को चला रहे हैं इन दिनों, उससे कांग्रेस के जितने पुराने वरिष्ठ नेता हैं, जो अभी मौजूदा ठीक ठाक नेता है, वो कोई खुश नहीं है। करमवीर बौद्ध आगे एक तरीके से थोपा गया है। खुद हुड्डा जी हैरान है कि अब क्या होगा। अब देखिए, अब कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व इतना कमजोर हो चुका है कि प्रदेश के नेता अपने हिसाब से राजनीति करें तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केंद्रीय नेतृत्व स्थिति में नहीं है कि वो हुड्डा जी पे एक्शन ले ले कि दूसरे पे एक्शन ले। हुड्डा जी ने दो बार चुनाव हरवा दिए, 3 विधानसभा के चुनाव हरा दिए, इससे बड़ा क्या करेंगे हुड्डा जी? इससे बड़ा पार्टी को क्या नुकसान करेंगे? 3 विधानसभा का चुनाव हुड्डा जी के नेतृत्व में लड़ा गया, पार्टी की बुरी हार भी, ऐसी नहीं छोटी मोटी हारी, बहुत बुरी हार भी। 2 राज्यसभा के चुनाव बहुमत के बावजूद हुड्डा जी ने हरवा दिए। हुड्डा जी ने हरवा दी इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश का नेतृत्व वो कर रहे हैं, वो कांग्रेस की जिम्मेदारी उनको राहुल गांधी ने उनको दे रखी है, लेकिन राहुल गांधी जिम्मेदारी तय नहीं करते। राहुल गांधी की कमजोरी यही है। कल अगर ये हार भी जाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस में, कांग्रेस जहां है जैसे वैसी चलेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता वो ठीक है, सिंगला साहब जितना अच्छे से अच्छा बोल सकते बोल रहे हो, लेकिन वो भी खुद जानते हैं कि पार्टी के अंदर खाने बहुत बुरी स्थिति है। अब यहाँ पे देखिए, हिमाचल में मैं कह रहा हूँ ना, हिमाचल में 8-9 वोट तोड़ दिए बीजेपी ने, तो हरियाणा में तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? अभी तो क्रॉस अभी आजकल एक और वायरल चल रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बेचा गया, वो एक महिला 7 करोड़ का आरोप लगा रही है, और कोई पूरी कांग्रेस पार्टी मौन है कि पार्टी के सर्वोच्च नेताओं पर आरोप लग रहा है कि 7 करोड़ रुपए लिए टिकट के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व नहीं है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े संकट में है। अगर हरियाणा का चुनाव भी अगर बीजेपी तीसरी अगर ये निर्दलीय जीत जाते हैं, मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से बिखरी हुई है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता चल रहा है, पार्लियामेंट में वो क्या कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैरानी की क्यों कर रहे हैं उनके सर्वोच्च नेता इस तरीके से। तो मेरा कहना मतलब है कि राज्यसभा का चुनाव हरियाणा का नहीं, बिहार का भी, उड़ीसा का भी, ये 3 चुनाव ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व राजनीति को नहीं समझ पा रहा है, और उसकी वजह से प्रदेश के नेता सफर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे अगर यही स्थिति रही। ठीक है, सिंगला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, विदिन 30 सेकंड सिंगला साहब आप अपनी बात रखें। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक श्री अजीत मंदोरा साहब शायद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आज 2 प्रवक्ता चैनल पे भेजे हैं, और एक हमारी मैडम बात रख रही है भाजपा से, और एक बी टीम इनको भेजा है, सी टीम आज रजत जी को भेजा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, सर मैं बीच में नहीं बोला, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के विरोध में, राहुल जी के विरोध में, हुड्डा साहब के विरोध में, पार्टी के विरोध में जिस तरीके से उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है, निश्चित रूप से वो पार्टी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक बात रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी निश्चित रूप से पार्टी के सीएलपी लीडर है, नेता। ठीक है सर, ठीक है। वैशाली तोमर जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम, क्लोजिंग मैं यही कहना चाह रही थी कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीच में इस तरह से बोल के कि जो अगर कोई सही बात कर दे, बस कोई सच बात कर दे, उसको ये बीजेपी का प्रवक्ता कह देते हैं। बस अंतर इतना है कि जो ये
पोजीशन है, ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करता है। ना ही तो कभी मुद्दों की राजनीति करेंगे, ना ही कभी तथ्यों पर बात करेंगे, और ना ही कभी अपनी कमी को स्वीकार करेंगे, ना ही कभी जनता से रूबरू होंगे। लेकिन बीजेपी जो है वो इशू बेस्ड पार्टी है और जनता के हित के लिए सदैव काम करती है, सदैव काम करती है। और यही कारण है कि धीरे धीरे जिस तरह से कांग्रेस का पत्ता साफ हो रहा है, क्योंकि वो अपनी कमियों पर कभी भी काम नहीं करती, कभी उनको स्वीकार नहीं करती, कभी जनता के मन की बातें नहीं जानना चाहती। आज भी इसीलिए मैं कह सकती हूं। ठीक है वैशाली जी, यहीं पर आप सभी मेहमानों को रोकना पड़ेगा, वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर अब भी यही है कि अगर कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है तो फिर ये 37 के 37 वोट जीतने का जो दावा है वो आखिर ये कांग्रेस कैसे कर सकती है। लगातार कांग्रेस के अलग अलग विधायकों की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और अब 16 तारीख को देखना होगा कि इन तमाम बयानों का, इन तमाम कोशिशों का क्या नतीजा निकल के सामने आता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।